नमस्कार। द सुलेस परिवार में मैं शिखर मांडे आप सभी भाई बहनों का रोज की तरह भी स्वागत करता हूं। उम्मीद के साथ कि बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई भी बहुत ही शानदार तरीके से सबकी चल भी रही होगी। राष्ट्रीय आंदोलन पे हम लोग काम कर रहे थे और राष्ट्रीय आंदोलन में एक प्रश्नोत्तर अभ्यास हमने किया हुआ था। राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत वैसे तो 1885 कांग्रेस की स्थापना के साथ माना जाता है, लेकिन कांग्रेस की स्थापना जो हो रही है ऐसा नहीं था कि प्रथम राजनीतिक संस्था रही। तो कांग्रेस के पहले जो भी राजनीतिक संस्थाएं रहीं उस पे हमने वह प्रश्नोत्तर अभ्यास किया हुआ था, जो प्रश्नोत्तर अभ्यास 1 था हमारा। आज प्रश्नोत्तर अभ्यास 2 पे हम लोग काम करना शुरू कर रहे हैं और मुख्य जो प्रश्न की प्रवृत्ति है वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को लेकर के ही देखने को मिलेगी। ठीक है, शुरुआत करेंगे बहुत ही शानदार एक प्रश्नोत्तर अभ्यास की। ध्यान से देखते चले जाएंगे, गलत न हो, सीखने समझने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न लिखा हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के संदर्भ में प्रश्न पूछा जा रहा है। यह 1885 में बंबई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन के समकालिक अधिवेशन होने के कारण सुरेंद्र नाथ बनर्जी इस अधिवेशन में उपस्थित नहीं हो पाए थे। कौन सा कथन सही है? आप सारे लोगों को जानकारी होगी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885, यह डेट याद रखना है, 28 दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। इस विद्यालय का नाम भी आपको याद रखना है। यह भी याद रखना है कि इसके पहले यह बंबई के स्थान पर कहां होना था? पूना में होना था, लेकिन पूना में प्लेग फैल जाने की वजह से वहां पर यह संभव नहीं हो पाया था। स्थान परिवर्तन होता है और स्थान परिवर्तन के तहत यह कहां पर हुआ? तो पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 कहां पर? बंबई में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन के समकालिक अधिवेशन होने कारण सुरेंद्र नाथ बनर्जी इस अधिवेशन में उपस्थित नहीं हो पाए थे। यह ध्यान में रखना है। एसएन बनर्जी की बात कर रहा है। भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन के समकालिक अधिवेशन होने के कारण आपको जानकारी होगी कि भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन, सामाजिक सम्मेलन INSC कहां पर भाई? तो भाई यह 1885 में, जब यह भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन की बात हो रही है, माफ करें, भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन से जुड़े हुए कौन से लोग थे? तो एसएन बनर्जी थे और आनंद मोहन बोस साहब थे। भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन किससे संबंधित रहा? तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि यह इंडियन एसोसिएशन से संबंधित था। किससे? इंडियन एसोसिएशन से संबंधित था। आपको निश्चित रूप से याद होगा जी, इंडियन एसोसिएशन से संबंधित था और इसे इंडियन एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन ये कहां पर हो रहा था? तो भाई कलकत्ता में हो रहा था। और ये जो कलकत्ता में हो रहा है तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो भाई इसके जो अध्यक्ष थे एसएन बनर्जी साहब ही थे। इसके अध्यक्ष एसएन बनर्जी ही साहब थे। जबकि यह जो 1885 कलकत्ता में हो रहा है यह दूसरा था। कौन सा था? यह दूसरा था। इसके पहले जो पहला हुआ था वह 1883 में हुआ था, कलकत्ता में ही हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे, याद रखना है, वह आनंद मोहन बोस साहब थे। कौन? आनंद मोहन बोस साहब थे पहले अध्यक्ष। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य बता रहा हूं, निश्चित रूप से आपको याद होना चाहिए। 1883 में भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन कहां पर हो रहा है? कलकत्ता में हो रहा है, 1883 में पहला, और अध्यक्ष आनंद मोहन बोस साहब हैं। दूसरा हो रहा है 1885 में, अध्यक्ष है दूसरे के एसएन बनर्जी साहब। कलकत्ता में उस समय मौजूद थे एसएन बनर्जी साहब। इस वजह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में, यह पहले अधिवेशन में शामिल नहीं हो पाए थे। निश्चित रूप से आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सी विकल्प बिल्कुल सही होगा। सारे लोग बिल्कुल सही हैं। दूसरे प्रश्न पे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होने के तुरंत बाद ब्रिटिश राष्ट्रवादियों के प्रति शंकालु हो गए। निम्नलिखित में से किसने कहा कि कांग्रेस केवल विशिष्ट वर्ग अर्थात सूक्ष्म जनसंख्या का ही प्रतिनिधित्व करती है? अच्छा प्रश्न है और बहुत बार यह परीक्षाओं में पूछा हुआ प्रश्न है, कॉमन सा प्रश्न है। लॉर्ड डफरिन के द्वारा, कौन? लॉर्ड डफरिन के द्वारा
क्या कहा जा रहा है कांग्रेस को लेकर के, तो भाई लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल में ही, इनका जो वायसराय काल है वो 1884 से 88 का इनका वायसराय काल है। और इनके पहले आपने रिपन का नाम सुना होगा, लॉर्ड रिपन। 1880 से 84 का जो दौर था, रिपन का दौर था। डफरिन के समय काल में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो रही है। शुरुआत में अंग्रेजों ने सहयोग प्रदान किया था। शुरुआत में कांग्रेस को सहयोग अंग्रेजों की ओर से मिल रहा है शुरू के 2 वर्ष तक। जो तीसरा सम्मेलन हो रहा है मद्रास में 1887 में, तो वहां से स्थिति थोड़ी सी बदलती है। 1887 के बाद से अंग्रेज शंकालु हो जाते हैं। अंग्रेजों की यह स्थिति थी, अंग्रेज यह चाह रहे थे, सोच रहे थे कि कांग्रेस सिर्फ सामाजिक मुद्दों पर ही कार्य करे। इस वजह से शुरुआती दौर में सपोर्ट कर रहे थे, राजनीति न करे कांग्रेस। लेकिन कांग्रेस राजनीतिक मुद्दे उठाना शुरू करती है। इस वजह से अंग्रेज शंकालु हो जाते हैं। और इसी संदर्भ में डफरिन क्या कहता है, कांग्रेस सूक्ष्म जनसंख्या का ही प्रतिनिधित्व करती है, अर्थात अल्पसंख्यक वर्ग का ही प्रतिनिधित्व कांग्रेस करती है। ठीक है जी, बिल्कुल सही है डफरिन के बारे में। तीसरे प्रश्न पे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दिसंबर 1885 में इसे 72 राजनीतिक कार्यकर्ताओं द्वारा स्थापित किया गया। दिसंबर 1885 में इसे डेविड ह्यूम के नेतृत्व में संस्थापित किया गया। की स्थापना लाहौर में की गई। संस्थापना के समय लॉर्ड मैकाले भारत के वायसराय थे। कौन सा एक कथन सही है इन 4 में से? आसान सा प्रश्न है, निश्चित रूप से गलत कोई नहीं कर रहा होगा। ध्यान से पढ़ेंगे, गलत ना हो। पहला जो लिखा हुआ विकल्प निश्चित रूप से दिसंबर 1885 में 72 सदस्य पहले अधिवेशन में शामिल थे। 72 राजनीतिक कार्यकर्ताओं द्वारा यह संस्थापित किया गया था। निश्चित रूप से यह सही लिखा हुआ है। दूसरा गलत है, क्यों? क्योंकि दिसंबर 1885 में इसे डेविड ह्यूम के द्वारा नहीं, A.O. ह्यूम के द्वारा, A.O. ह्यूम के द्वारा संस्थापित किया जा रहा है। इसकी संस्थापना लाहौर में नहीं, कहां पे? बॉम्बे में हो रही है। स्थापना के समय लॉर्ड मैकाले नहीं, डफरिन था। कौन? डफरिन था, भारत का वायसराय। निश्चित रूप से पहला विकल्प बिल्कुल सही है। चौथे पे, भारत के राष्ट्रगीत नेशनल सॉन्ग की रचना किसने की थी? राष्ट्रगीत की बात हो रही है। राष्ट्रगान अलग होता है और राष्ट्रगीत अलग होता है। राष्ट्रगान जनगण मन, राष्ट्रगीत वंदे मातरम। कौन कर रहा है? तो निश्चित रूप से आप कहेंगे बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। किसके द्वारा? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। प्रश्न यह है कि यह जो नेशनल सॉन्ग है ना, नेशनल सॉन्ग को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में, सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? किस अधिवेशन में गाया गया, बताएंगे? कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम बंकिम चंद्र की रचना वंदे मातरम राष्ट्र गीत को गाया गया था? 1896 कलकत्ता का यह अधिवेशन था। 1896 कहां पे? कलकत्ता का यह अधिवेशन था, जहां पे सबसे पहले राष्ट्रगीत को गाया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न पे, पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव देखने को मिलता है? किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था? स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन, अगर मैं आपसे यह पूछूं कि स्वदेशी आंदोलन का आरंभ किस वर्ष हो रहा है, आपका उत्तर क्या होगा? का आरंभ किस वर्ष हो रहा है? ए 1905, बी 1906, सी 1907, डी 1908। क्या होगा आपका विकल्प? स्वदेशी आंदोलन का आरंभ किस वर्ष हो रहा है? स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 1905 से ही हो जा रहा है। 1905 से ही हो जा रहा है। जैसे ही बंगाल विभाजन की घोषणा हो रही है जुलाई में, उसके बाद कलकत्ता के टाउन हॉल में
जब लोग मिलते हैं तो वहीं से स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हो जा रही है, ठीक है। 1905 से ही, 6 नहीं होगा। कौन सा आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही कांग्रेस का विभाजन होता है 1907 में सूरत अधिवेशन के अंतर्गत। कहां पे? सूरत अधिवेशन के अंतर्गत 1907 में सूरत अधिवेशन के अंतर्गत। कुछ और बातें यहां पे बताऊं आपको, ध्यान में रखना है कि ये जो विभाजन हो रहा है कांग्रेस का, तो विभाजन हो रहा है सूरत अधिवेशन में, 1907 की बात है। अगर मैं आपसे यह पूछूं कि इस सूरत अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था, आपका उत्तर क्या होगा? सूरत अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? सूरत अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? एक प्रश्न। सूरत अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? ये जो सूरत अधिवेशन का जो अध्यक्ष है ना, वह नरम दल का था। किसका था? नरम दल का था। नरम दल का था। ये जो विभाजन हो रहा है, रास बिहारी बोस या घोष, बोस या घोष, यहां भी कंफ्यूजन है। रास बिहारी बोस या घोष, रास बिहारी बोस या घोष? घोष होगा, कुछ लोग बोस लिख रहे हैं, नहीं, रास बिहारी घोष। रास बिहारी बोस साहब जो हैं वह एक क्रांतिकारी नेता के तौर पे जाने जाते हैं, कांग्रेस से उनका लेना देना नहीं है। अब इस प्रश्न का उत्तर बताएं कि रास बिहारी घोष जो हैं, जो कि नरम दल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो सूरत अधिवेशन में जो विभाजन हो रहा है, उस विभाजन का जो कारण था, उसमें दो बातें देखने को मिलती हैं। सूरत अधिवेशन में जो विभाजन हो रहा है, विभाजन हो रहा है कांग्रेस का, उसके दो कारण देखने को मिलते हैं। पहला महत्वपूर्ण कारण है 1906, ये 1907 की बात थी। 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। दादा भाई नौरोजी ने की थी। यहां पे 4 प्रस्ताव पारित हुए थे, याद है? ये 4 प्रस्ताव कौन से थे? आपको जानकारी होगी। स्वराज, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा, ये सब एक शब्द महत्वपूर्ण है, और बहिष्कार। ये 4 प्रस्ताव पारित हुए थे, और इन 4 प्रस्तावों को लागू कैसे हो, लागू करना है, इस पर आम सहमति नहीं बन पा रही थी। 1907 में भी यह प्रयास किया जा रहा था कि इसको लागू किया जाए, कांग्रेस सहमति नहीं बना पा रहे थे। इसके अलावा जो अध्यक्ष है, अध्यक्ष के मुद्दे पर भी तनाव स्थापित हो गया था। नरम दल क्या चाह रहे थे? नरम दल रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाह रहे थे, जबकि जो गरम दल थे, प्रश्न यही है, जो गरम दल थे वह पहले किसको बनाना चाहते थे? तिलक जी को बनाना चाहते थे। तिलक जी को बनाना चाहते थे, लेकिन आम सहमति तिलक जी को लेकर के नहीं बन पा रही थी। तो फिर तिलक के स्थान पर, इनके स्थान पर किसको, ये आपको जानकारी नहीं होगी, इनके स्थान पर किसी दूसरे कैंडिडेट को खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है गरम दल के नेताओं के द्वारा। कौन थे? लाला लाजपत राय थे। कौन? लाजपत राय। अर्थात तिलक के स्थान पर गरम दल के नेता 1907 सूरत अधिवेशन में किसको अध्यक्ष बनाने के लिए प्रयास कर रहे थे? तो तिलक के स्थान पर लाजपत राय को अध्यक्ष बनाने के लिए यह प्रयास कर रहे थे। लेकिन कौन जीता? रास बिहारी घोष की जीत हुई थी। क्लियर है? अगले प्रश्न बात करेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? ध्यान से पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण तथ्य है। भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन, भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन, इसकी स्थापना किसके द्वारा किया जा रहा है? भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन, इसकी स्थापना किसके द्वारा किया जा रहा है, यह भी बता दें। कब किया जा रहा है, यह भी बता दें।
और क्यों किया जा रहा है? इस वजह से किया जा रहा है क्योंकि कांग्रेस राजनीतिक मुद्दों में दिलचस्पी ले रही थी। कांग्रेस राजनीतिक मुद्दों में दिलचस्पी ले रही थी, तो सामाजिक मुद्दे को कौन उठाएगा? तो सामाजिक मुद्दों को उठाने के लिए 1886 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किसकी स्थापना की जा रही है? भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन INSC की स्थापना की जा रही है। बड़े महत्वपूर्ण तथ्य है। और 1886 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना की जा रही है, किस उद्देश्य से की जा रही है? तो भाई सामाजिक मुद्दों को उठाना, सामाजिक मुद्दों को उठाना, इस वजह से इसकी स्थापना की जा रही है। जबकि कांग्रेस 1850 मुद्दों को उठाएगी। इसी संदर्भ में INSC की स्थापना की जा रही है। विकल्प क्या है यहां पे लिखा हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया था। ठीक है जी। 1886 में, याद रखना है 1886 में। अगले प्रश्न पे, 7वां प्रश्न है, सन 1893 में विलियम वेडरबर्न और WS कैन के द्वारा मिलकर के इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी की स्थापना की गई। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान में रखेंगे, कभी प्रश्न पूछा हुआ नहीं है। 1893 में इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी की स्थापना की जा रही है। कहीं कॉपी में नोट करना है तुरंत के तुरंत। 1893 में इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी की स्थापना की जा रही है। किनके द्वारा की जा रही है? विलियम वेडरबर्न के द्वारा और WS कैन के द्वारा की जा रही है। पहले तो यही नोट कर ले। ठीक है, किसके द्वारा? विलियम वेडरबर्न और WS कैन के द्वारा की जा रही है। किस उद्देश्य से इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी की स्थापना की गई थी? जानकारी है? सन 1893 में विलियम वेडरबर्न और कैन के द्वारा इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी की स्थापना की जा रही है। ध्यान से देखेंगे, ये जो वेडरबर्न है बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। विलियम वेडरबर्न ये एक ऐसे अंग्रेज हैं जो कि भारत हितैषी हैं। कौन है? भारत हितैषी हैं। ये एक ऐसे अंग्रेज हैं जो कि एक सेवानिवृत्त अधिकारी थे, ठीक वैसे ही जैसे A.O. ह्यूम साहब। एक और बात, इन्होंने A.O. ह्यूम साहब की जीवनी लिखी हुई थी। ह्यूम की जीवनी किसने लिखी हुई थी? तो A.O. ह्यूम की जीवनी विलियम वेडरबर्न के द्वारा लिखी गई थी। एक और महत्वपूर्ण तथ्य कि यह 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष हुए थे, याद रखना है। 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष कौन से एक विदेशी हो रहे हैं? तो 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष विलियम वेडरबर्न साहब हो रहे हैं। कब कब? तो शायद आपको याद होगा, जो 5वें नंबर पे है 1889 और 1910, ये जो 2 अधिवेशन कांग्रेस के हो रहे हैं उसकी अध्यक्षता विलियम वेडरबर्न साहब ने की हुई थी। ठीक है, प्रश्न पे आते हैं। 1893 में वेडरबर्न के द्वारा और कैन के द्वारा इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी की स्थापना की जा रही है। क्यों की जा रही है? भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए हाउस ऑफ कॉमन्स में आंदोलन करने के लिए, भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए हाउस ऑफ कॉमन्स में आंदोलन करने के लिए, अब हाउस ऑफ कॉमन्स में आंदोलन कैसे कर पाएंगे? ये निश्चित रूप से हाउस ऑफ कॉमन्स में इनको प्रवेश करना होगा, अर्थात संसद में प्रवेश लेना होगा। याद रखना है कि 1892 से लेकर के 1900 तक यह सदस्य रहे हाउस ऑफ कॉमन्स के ये सदस्य रहे।
और सदस्य रहते हुए भारतीय समस्याओं से ब्रिटिश संसद को अवगत कराने के लिए, अर्थात भारत में हाउस ऑफ कॉमन्स में आंदोलन लगातार जारी रहे, इस वजह से इन्होंने की स्थापना की हुई थी। बात हो रही है यह पर विचार करें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1882 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन का आयोजन बंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता ए.ओ. ह्यूम ने की थी। कौन सा कथन सही है? आसान तथ्य है बहुत। हाँ बताएं कौन सा विकल्प सही होगा इसमें? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता ए.ओ. ह्यूम ने नहीं की हुई थी। यह आजीवन क्या रहे? आजीवन प्रमुख रहते हैं, आजीवन मानद सदस्यता इनको प्राप्त है। लेकिन पहले अधिवेशन की अध्यक्षता डब्ल्यूसी बनर्जी साहब कर रहे हैं। नहीं, डब्ल्यूसी बनर्जी के द्वारा पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की जा रही है। तीसरा गलत है, विकल्प सी बिल्कुल सही है, 1 और 2। 9वें प्रश्न पे, कांग्रेस का महल भरभरा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी मुख्य महत्वाकांक्षा यह है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं। यह कथन किसका है? कांग्रेस का महल भरभरा रहा है, कांग्रेस लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी यह इच्छा है कि इसके शांतिपूर्ण मृत्यु में अपना सहयोग कर सकूं। यह बात कौन कह रहा है? आपको याद होगा लॉर्ड कर्जन का नाम। क्यों भाई? लॉर्ड कर्जन का नाम आपको याद होगा। लॉर्ड कर्जन के द्वारा ही कांग्रेस के लिए इस प्रकार की बात की गई थी। लॉर्ड कर्जन के द्वारा यह बात की जा रही है। 10वें प्रश्न पे, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम चरण के लक्ष्य और उद्देश्य कौन से थे? कांग्रेस के प्रथम चरण के लक्ष्य और उद्देश्य क्या थे? लक्ष्य और उद्देश्य कौन से थे? जनता का राजनीतिकरण और उन्हें राजनीति की शिक्षा प्रदान करना, लोगों में धर्म, जाति या क्षेत्रीयता से पृथक राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास और समेकन करना, अंग्रेजों के विरुद्ध व्यापक आंदोलन चलाने के लिए जनता को शामिल करना। सही उत्तर का चयन करें। कितना अच्छा प्रश्न है। ए का मतलब 1 और 2 बिल्कुल सही है भाई। जनता का राजनीतिकरण और उनको राजनीति शिक्षा देना, लोगों में धर्म, जाति या क्षेत्रीयता से पृथक राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास करना, और ये तीसरा निश्चित रूप से गलत लिखा हुआ है, अंग्रेजों के विरुद्ध व्यापक आंदोलन चलाने के लिए जनता को तैयार करना या उनको शामिल करना। ऐसी तनिक भी बात पहले चरण में देखने को नहीं मिलती है। पहले चरण में सिर्फ और सिर्फ जनता में एकता की भावना का विकास हो और जनता राजनीतिक रूप से शिक्षित हो, यही कांग्रेस के द्वारा प्रयास किया जा रहा है नरमपंथी चरण के अंतर्गत। अगले प्रश्न पे 11वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लाला लाजपत राय के अनुसार ह्यूम ने राष्ट्रवादियों के मध्य व्याप्त असंतोष को समाप्त करने के लिए एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में कांग्रेस का गठन किया। कौन कह रहा है? लाला लाजपत राय कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में कांग्रेस का गठन किया गया था। प्रारंभ में इसके नेता राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने के लिए एक सशक्त सार्वजनिक जनमत तैयार करना चाहते थे। कौन सा कथन सही है? आसान प्रश्न है बहुत ही, लेकिन ध्यान रखना है गलत ना हो। दोनों सही है, 1 और 2 दोनों, 1 और 2 दोनों। जी बिल्कुल ठीक है। अगले प्रश्न में बात करते हैं। अगला प्रश्न है, वे राष्ट्रीय कांग्रेस के आरंभ से ही उससे जुड़े हुए थे। उन्होंने बंबई में ज्ञान प्रसारक, कहां पर? बंबई में
टीजीटी वालों ध्यान में रखना है इस प्रकार के प्रश्न। ज्ञान प्रसारक मंडली किसने शुरू की हुई थी? एक प्रश्न यह भी बनेगा। एक महिला हाई स्कूल स्थापित किया था। 1852 में उन्होंने बंबई की पहली राजनीतिक संस्था बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना की थी 1852 में। वह व्यक्ति कौन है? फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, तैयब जी, लाजपत राय। फिर से विचार करें भाई। यहां पर लिखा हुआ है, एक तथ्य यहां से भी समझ सकते हैं, 1852 में बंबई में बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना, इस पर भी हमने प्रश्नोत्तर अभ्यास किया हुआ था। गलती कैसे हो सकता है? डी है बिल्कुल। कौन सा होगा? नौरोजी। अब आपको यह जानकारी है क्या कि कांग्रेस के सर्वाधिक बार, प्रश्न पूछा हुआ है, सर्वाधिक बार अध्यक्ष रहने का रिकॉर्ड किसके पास है? आजादी के पहले की बात है। तो भाई दादा भाई नौरोजी और जवाहरलाल नेहरू को यह सर्वाधिक अवसर प्राप्त हुआ है, सर्वाधिक बार कांग्रेस का अध्यक्ष बनने का। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के अध्यक्ष कब कब हो रहे हैं? तो आपको याद होना चाहिए ये 3 बार हो रहे हैं। कब कब याद करना है? 1886 में। 1886 में जो दूसरा हो रहा है, कहां पर हो रहा है? कलकत्ता में हो रहा है। क्यों भाई? दूसरी बार 1893 में। 1893 में कहां पर हो रहा है? लाहौर में हो रहा है। क्यों भाई? तीसरी बार 1893 में लाहौर में दूसरी बार, जबकि तीसरी बार कहां पर? कलकत्ता में 1906। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था 4 प्रस्ताव पारित किए गए थे, स्वराज, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा और बहिष्कार। तीसरी बार कब? 1906। कहां पर हो रहा है ये? कलकत्ता में अगेन हो रहा है। ये 3 बार नौरोजी के द्वारा कांग्रेस के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया गया था। ठीक है, ठीक है। अगले प्रश्न बात करेंगे। 13वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन बंबई में दिसंबर 1885 में हुआ। आरंभिक नेतृत्व प्रमुखतया बंबई और कलकत्ता से था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सत्र की अध्यक्षता नौरोजी ने की थी। कौन सा कथन सही है? बताएंगे कौन सा कथन सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन बंबई में दिसंबर 85 में हुआ था, यह बात तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। आरंभिक नेतृत्व प्रमुखतया बंबई और कलकत्ता से था, क्या यह बात सही लिखा हुआ है? बंबई और कलकत्ता से था, क्या यह बात सही लिखा हुआ है? तो आरंभिक नेतृत्व प्रमुखतया बंबई और कलकत्ता से था, क्या यह बात सही लिखा हुआ है? हां, सही लिखा हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सत्र की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी, यह गलत लिखा हुआ है। विकल्प ए बिल्कुल सही लिखा हुआ है, 1 और 2। 14वें की बात करेंगे। दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1892 में, देखें बहुत ही अच्छा प्रश्न है सारे लोगों के लिए। दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस का एक अधिवेशन 1892 में, कब? 1892 में लंदन में आयोजित करने का निर्णय किया था। दादा भाई नौरोजी ने 1892 में कांग्रेस का एक अधिवेशन लंदन में कराने का विचार किया हुआ था। ब्रिटिश जनमत को भारतीय पक्ष से अवगत कराने के लिए 1890 में लंदन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी द्वारा इंडिया नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया था। कौन सी पत्रिका? इंडिया का प्रकाशन शुरू किया गया था। पहला लिखा हुआ है, नौरोजी ने कांग्रेस का एक अधिवेशन 1892 में लंदन में आयोजित करने का निर्णय किया था, एक चीज। दूसरा, ब्रिटिश जनमत को भारतीय पक्ष से अवगत कराने के लिए 1890 से इंडिया नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया था। कांग्रेस की जो
इंग्लैंड में कमेटी थी, ब्रिटिश कमेटी थी, उसके द्वारा। ठीक है, कौन सा कथन सही है? सारा कुछ याद है? हाँ, एक और दो, सी बिल्कुल सही विकल्प लिखा हुआ है। दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1892 में लंदन में आयोजित करने का निर्णय किया था, लेकिन ऐसा हो न सका। ऐसा हो न सका। क्यों नहीं हो सका? क्योंकि इसी समय लंदन में आम चुनाव की घोषणा हो गई। लंदन में चुनावों की, इंग्लैंड में चुनावों की घोषणा हो गई, जिसकी वजह से यह संभव नहीं हो पाया था। लंदन में चुनावों की घोषणा कर दी गई, इंग्लैंड के चुनावों की, इस वजह से ऐसा नहीं हो सका था, लेकिन करने का जरूर प्रयास किया था, विचार किया था 1892 में लंदन में। अगले प्रश्न पे 15 की बात करेंगे। दीनबंधु मित्र ने बंगला में एक नाटक प्रकाशित किया जिसका शीर्षक था नील दर्पण ब्लू मिरर। नील दर्पण ब्लू मिरर, इसको भी याद रखना है। किससे संबंधित है? दीनबंधु मित्र से। हिंदी इंग्लिश हिंदी ध्यान में रखना है। जिसमें नील की खेती करने वालों पर अत्याचार को दर्शाया गया है। नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? अर्थात दीनबंधु मित्र की नील दर्पण नाटक का अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? माइकल मधुसूदन दत्त के द्वारा। किसके द्वारा? माइकल मधुसूदन दत्त के द्वारा। नहीं, ठीक है। अगले प्रश्न बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन औपनिवेशिक भारत में साम्यवादी नेता नहीं था, कम्युनिस्ट लीडर नहीं था? कम्युनिस्ट नेता नहीं था। याद रखेंगे, पीसी रे स्वदेशी आंदोलन का दौर चल रहा था, आपको याद होगा। बंगाल केमिकल्स, क्यों भाई? बंगाल केमिकल्स याद है? बंगाल केमिकल्स की स्थापना कौन कर रहा है? तो बंगाल केमिकल्स की स्थापना पीसी रे के द्वारा किया जा रहा है। यह कोई साम्यवादी नेता नहीं है। भारत में रासायनिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? भारत में रसायन विज्ञान का जनक पीसी रे को कहा जाता है। आधुनिक भारत में बंगाल केमिकल्स की स्थापना किया था इन्होंने। एक राष्ट्रवादी नेता हैं, जबकि एस.ए. डांगे ये कम्युनिस्ट नेता हैं। सिंगारवेलू कम्युनिस्ट नेता हैं। मुजफ्फर अहमद कम्युनिस्ट नेता हैं। ठीक है, नलिनी सेन कम्युनिस्ट नेता हैं। तमाम सारे लोग हैं जो कि कम्युनिस्ट नेता के तौर पे जाने जाते हैं, लेकिन पीसी रे इनमें से कम्युनिस्ट नेता नहीं है। अगली बात, दादा भाई नौरोजी ने तर्क दिया कि जो कुछ बाहर अपवाहित हो रहा था वह संभावित अधिशेष था, जिसे यदि भारत में निवेश किया जाता तो भारत में अधिक आर्थिक विकास हो सकता था। साम्राज्यवादियों का विश्वास था कि भारत को व्यापक पूंजीवादी विश्व बाजार में ले आया गया था तथा यह अपने आप में आधुनिकीकरण की ओर प्रगति थी। ध्यान से पढ़ेंगे। ये तो पहली बात लिखी हुई है, दादा भाई नौरोजी ने तर्क दिया था कि जो पुरुष बाहर जा रहा है, ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, संभावित अधिशेष था जिसे यदि भारत में निवेश किया जाता तो भारत में और आर्थिक विकास होता। बिल्कुल सही लिखा हुआ है। साम्राज्यवादियों का अर्थात अंग्रेजों का क्या तर्क था कि भारत को व्यापक पूंजीवादी विश्व बाजार में ले जाया गया है तथा यह अपने आप में आधुनिकीकरण की ओर प्रगति थी। निश्चित रूप से यह भी बात लिखा हुआ है, लेकिन दोनों आपस में कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। ये बी विकल्प जो है, दोनों कथन अलग अलग सही है, किंतु कथन दो कथन एक का सही स्पष्टीकरण नहीं है। यह बी विकल्प बिल्कुल सही है। इसका बी विकल्प बिल्कुल सही है।
आगे बढ़ जाए, अगले प्रश्न बात करेंगे। 18वां प्रश्न है, आरंभिक राष्ट्रवादी नेताओं के कार्यक्रम और कार्यकलाप के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। आरंभिक राष्ट्रवादी नेताओं की बात हो रही है, अर्थात नरमपंथी नेताओं की बात हो रही है। इन नेताओं ने देश की राजनीतिक मुक्ति के लिए अंग्रेजों के साथ संघर्ष किया। इन नेताओं का साम्राज्यवाद की अर्थशास्त्रीय आलोचना करना महत्वपूर्ण राजनीतिक कार्य था। इन नेताओं ने न्यायिक अधिकारों को कार्यकारी अधिकारों से अलग करने की मांग की थी। कौन सा कथन असत्य है? ध्यान से पढ़ेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं। असत्य कथन के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है, कौन सा कथन असत्य है? सत्रह का बी और ए दो आंसर आ रहे हैं भाई। बी असत्य पूछा जा रहा है। डी भी आ गया, डी का मतलब केवल 3। चले अब मैं बात बताता हूं। लिखा है, इन नेताओं ने अर्थात आरंभिक राष्ट्रवादियों ने देश की राजनीतिक मुक्ति के लिए अंग्रेजों के साथ संघर्ष किया। यह बात तो गलत लिखा हुआ है ना। संघर्ष की बात कौन कर रहा था? संघर्ष की बात नरमपंथी नहीं, संघर्ष की विचारधारा किसकी थी? गरमपंथियों की थी। किसकी? गरमपंथी नेताओं की। गरमपंथी नेता संघर्ष में विश्वास रखते थे, जबकि नरमपंथी प्रतिवेदन में विश्वास रखते थे। दोनों में अंतर है। संघर्ष का रास्ता किसका था? गरमपंथी नेताओं का था। तो पहला विकल्प तो निश्चित रूप से गलत लिखा हुआ है। ठीक है, दूसरे पे आते हैं। दूसरा लिखा हुआ है, इन नेताओं का साम्राज्यवाद की अर्थशास्त्रीय आलोचना करना महत्वपूर्ण राजनीतिक कार्य था। यह बिल्कुल बात सही लिखी हुई है। दादा भाई नौरोजी प्रत्यक्ष प्रमाण है। इन नेताओं का साम्राज्यवाद की अर्थशास्त्रीय आलोचना करना महत्वपूर्ण राजनीतिक कार्य था। बिल्कुल बात सही लिखा हुआ है। निश्चित रूप से यह बी होगा नहीं, पहला गलत है, डी भी नहीं हो रहा है। कौन सा हो रहा है आंसर? यहां पे केवल एक असत्य की बात पूछा जा रहा है। इन नेताओं ने न्यायिक अधिकारों को कार्यकारी अधिकारों से अलग करने की बात की थी, मांग की थी, नहीं। इन नेताओं ने न्यायिक अधिकारों को कार्यकारी अधिकारों से अलग करने की मांग की थी। बात बिल्कुल यह सही लिखा हुआ है, यह असत्य नहीं है। ठीक है, यह असत्य नहीं है। अगले प्रश्न बात करेंगे। 19वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा बनाई गई ब्रिटिश समिति ने इंडिया नामक पत्रिका निकालना आरंभ किया। इस पत्रिका के प्रकाशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? नामक पत्रिका निकालना शुरू किया, इस पत्रिका के प्रकाशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत में क्रांतिकारी विचारों का प्रसार, ब्रिटिश संसद और जनता को भारतीयों के हित में प्रभावित करना, भारतीयों को स्वदेशी वस्तु अपनाने के लिए प्रेरित करना, भारतीयों को आधुनिक संस्कृति के सकारात्मक तत्वों से अवगत कराना। आसान प्रश्न है, निश्चित रूप से सारे लोगों के लिए। कौन सा विकल्प बता रहे हैं? बी, ब्रिटिश संसद और जनता को अर्थात ब्रिटिश जनता को भारतीयों के हित में प्रभावित करना, यही मुख्य उद्देश्य था। 21-20 की बात करेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1905 तक भारत के राष्ट्रीय आंदोलन पर नरमपंथी राष्ट्रवादी नेताओं का वर्चस्व था। ब्रिटिश सरकार द्वारा 1892 में पारित भारतीय परिषद कानून नरमपंथी राष्ट्रवादियों के दबाव का परिणाम था। आरंभिक राष्ट्रीय आंदोलन का सामाजिक आधार काफी व्यापक था। कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? ए का मतलब 1 और 2, 1 और 2 का मतलब ये जो तीसरी बात लिखी हुई है निश्चित रूप से वो गलत लिखा हुआ है, क्योंकि आरंभिक राष्ट्रीय आंदोलन का अर्थात नरमपंथी जो नेता थे ना, अपने अपने पेशे में श्रेष्ठ लोग थे। राजनीति करना दोयम दर्जे का काम था,
दूसरा कार्य था, मुख्य कार्य था नहीं इनका। तो आरंभिक राष्ट्रीय आंदोलन का सामाजिक आधार काफी व्यापक था, यह गलत लिखा हुआ है, क्योंकि सामाजिक जुड़ाव इन लोगों का बढ़ नहीं पाया था। जब सामाजिक जुड़ाव ज्यादा नहीं था, सामाजिक आधार नरमपंथियों का ज्यादा नहीं था, इस वजह से कोई एक सशक्त, एक मजबूत आंदोलन छेड़ पाने में यह विफल रहे। कोई भी एक मजबूत संघर्ष अंग्रेजों के खिलाफ यह कर पाने में विफल रहे। इनको एक टॉनिक मिल गया था, इनको एक टॉनिक मिल गया, नरमपंथियों को एक टॉनिक मिल गया था बंगाल विभाजन के रूप में। और अगर वो बंगाल विभाजन वाली स्थिति और थोड़ी सी 5-10 वर्ष बाद हुई होती अगर, तो निश्चित रूप से शायद कांग्रेस धराशायी भी हो गई होती। कांग्रेस उतना महत्व रखती भी नहीं। तो इतिहास में चीजों को इस प्रकार से समझने की जरूरत है। अगर कोई चीज हो रही है तो उसका व्यापक परिणाम प्रभाव क्या निकल रहा है, इस बात को समझने की जरूरत है। तीसरा, ये लाइन गलत लिखा हुआ है कि नरमपंथियों का अर्थात आरंभिक नेताओं का सामाजिक आधार काफी व्यापक था, यह गलत लिखा हुआ है। 21 की बात करेंगे। आरंभिक नरमपंथियों के राजनीतिक कार्यों की तरीकों के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। आरंभिक नरमपंथियों, उदारवादियों के राजनीतिक कार्यों के तरीकों, इसमें वैधानिक सीमाओं के भीतर संवैधानिक आंदोलन शामिल था। उन्होंने चेतना और राष्ट्रीय भावना जगाने हेतु सशक्त सार्वजनिक जनमत तैयार किया। वर्ष 1899 में कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक ब्रिटिश समिति स्थापित की गई। उपर्युक्त में से कौन सा सही है? ये जो ए आंसर बता रहे हैं ना, निश्चित रूप से वह सही है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही बात हुई थी 1899 में नहीं, 1890 का ये दौर था। कलकत्ता में नहीं भाई, ये कलकत्ता लिख दिया है इसमें, ये नहीं, ये लंदन है, ये लंदन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक ब्रिटिश समिति लंदन में स्थापित की गई थी, ये गलत लिखा हुआ है। इन्होंने अर्थात नरमपंथियों ने चेतना और राष्ट्रीय भावना जगाने के लिए एक सार्वजनिक जनमत तैयार किया था। निश्चित रूप से ये जनमत धीरे धीरे करते करते 1905-6 तक आते आते 1885 से लेकर के 1905-6 तक निश्चित रूप से एक जनमत इन्होंने तैयार कर लिया है। और जनमत तैयार होने में बंगाल विभाजन वाली जो घटना थी बहुत ही क्रांतिकारी, निर्णायक साबित हो गई। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, अगर यह बंगाल विभाजन वाली घटना नहीं हुई होती तो शायद इतना सशक्त जनमत भी इनको नहीं मिल पाया होता। तो नरमपंथियों को गिफ्ट के तौर पे करजन के द्वारा बंगाल विभाजन कर देना एक गिफ्ट रहा नरमपंथियों के लिए, और तुरंत राष्ट्रवादी नेताओं के साथ, नरमपंथियों के साथ देश खड़ा हो गया। और तो और इन्हीं में से जब कुछ उग्र प्रकार के लोग, करो या मरो, वैसे भी इस प्रकार की स्थिति जो होती है लोगों में ज्यादा हिट होती है, ज्यादा फेमस, प्रसिद्धि प्राप्त करती है। तुरंत कुछ बात हुई, निपटा देते हैं तुरंत। लड़ाई झगड़े वाली बात, संघर्ष वाली बात लोगों को पसंद आती है, थोड़ी सी आक्रामकता लोगों को पसंद आती है। तो इन्हीं आरंभिक राष्ट्रवादियों में से कुछ इस प्रकार के लोग थे और हाथों हाथ लिए गए। तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाजपत राय, इन सारे लोगों का नाम आपको निश्चित रूप से याद होगा। लिखा हुआ है कि इसमें वैधानिक सीमाओं के भीतर संवैधानिक आंदोलन शामिल था। निश्चित रूप से बात सही लिखी हुई है। उन्होंने चेतना और राष्ट्रीय भावना जगाने के लिए एक सार्वजनिक जनमत तैयार किया था। निश्चित रूप से यह भी बात सही है। उत्तर होगा ए, 1 और 2। अगले प्रश्न पे 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? आरंभिक राष्ट्रवादियों ने लोगों को राजनीतिक कार्यों में प्रशिक्षित किया और आधुनिक विचारों को लोकप्रिय बनाया। आरंभिक राष्ट्रवादियों ने जनता के बीच अपने लोकतांत्रिक आधार को विस्तृत किया। सही उत्तर का चयन करना है।
मतलब एक और दो दोनों। आरंभिक राष्ट्रवादियों ने लोगों को राजनीतिक कार्यों में प्रशिक्षित किया, आधुनिक विचारों को लोकप्रिय बनाया। बात बिल्कुल सही लिखी हुई है, क्योंकि ये लोग पढ़े लिखे लोग थे, आधुनिकता की बढ़िया समझ रखते थे। लेकिन या आम लोगों के बीच में जा रहे हों, आम लोगों से बहुत ज्यादा व्यक्तिगत जुड़ाव रख रहे हों, ऐसा भी नहीं था। कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, तमाम हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे थे, और जो लोग पहुंच रहे थे वो अपने गांव घरों में जाकर के कांग्रेस के फेवर में माहौल बनाया करते थे। वही जैसे टपकन का सिद्धांत था। अब ऐसा नहीं था कि दादा भाई नौरोजी लोगों से जा रहे हैं मिलने के लिए, ऐसा नहीं था। डब्ल्यूसी बनर्जी लोगों के घर घर जाकर के कांग्रेस का प्रचार करे, ऐसा नहीं था। ये लोग कुछ समय यहां पे तो कुछ समय लंदन में दे रहे हैं। लेकिन जो सामान्य कार्यकर्ता है ना, वो कांग्रेस का आधार बड़ा करने में, लेकिन उन सामान्य कार्यकर्ताओं का नाम तो किसी को याद नहीं है, क्योंकि नाम हमेशा या तो राजा का होता है या सेनापति का होता है। तो नाम बड़े बड़े नेताओं के आ रहे हैं, उदारवादियों के आ रहे हैं, जिनके माध्यम से यह कार्य हुआ कि आम लोग प्रशिक्षित हुए, लेकिन वह जाकर के डायरेक्ट प्रशिक्षित नहीं कर पा रहे हैं। लिखा हुआ है दूसरा, आरंभिक राष्ट्रवादियों ने जनता के बीच अपने लोकतांत्रिक आधार को विस्तृत किया। नहीं, आरंभिक राष्ट्रवादी जनता के बीच अपने लोकतांत्रिक आधार को विस्तृत नहीं कर पाए थे। यह कार्य बाद में चल करके कुछ तिलक के द्वारा किया जा रहा है, और विशेष रूप से महात्मा गांधी के द्वारा किया जा रहा है। यह जो सिर्फ और सिर्फ एक विकल्प है वही सही है, यह दूसरा गलत है भाई। केवल एक विकल्प सही है इसका। फिर से ध्यान से समझें, बहुत ही ये जो अवधारणात्मक प्रश्नोत्तर की हम लोग क्लास कर रहे हैं ना, कुछ प्रश्न आपको सीधे सीधे परीक्षा में, कोई भी परीक्षा हो उसमें देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा प्रश्नों पे गौर करें, जो आपने पढ़ा हुआ है उसके कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करें, महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? नरमपंथी का सामाजिक आधार जमींदारों एवं ऊपरी मध्यम वर्ग तक ही सीमित था, जबकि चरमपंथी अर्थात गरमपंथी का सामाजिक आधार शिक्षित मध्यम एवं निम्न मध्यम वर्ग तक फैला हुआ था। अब आपको याद होगा कि बाल गंगाधर तिलक साहब कपड़े को लेकर के, वस्त्र को लेकर के, रेलगाड़ी को लेकर के बंबई में आंदोलन कर रहे हैं, जनता के बीच जाकर के। गरमपंथी नेता हैं। दादा भाई नौरोजी के बारे में, डब्ल्यूसी बनर्जी के बारे में, दिनसा वाचा के बारे में, आरसी दत्त के बारे में कभी सुना है क्या? ऐसा एसएन बनर्जी के बारे में कभी सुना है क्या कि आम जनता के बीच जा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं? नहीं, ये अलग वो लोग थे, ये पढ़े लिखे नेता थे। तिलक जैसे लोग आम जनता के बीच जाकर के आंदोलन कर रहे हैं। नरमपंथी अर्थात मॉडरेट्स का सामाजिक आधार जमींदारों एवं ऊपरी मध्यम वर्ग तक ही सीमित था। ऊपरी मध्यम वर्ग का मतलब बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग, ठीक है। जबकि चरमपंथी का सामाजिक आधार शिक्षित मध्यम एवं निम्न मध्यम वर्ग तक फैला हुआ था। नरमपंथी ब्रिटिश राज के प्रति अपनी वफादारी का दावा करते थे, जबकि चरमपंथियों का मानना था कि ब्रिटिश राज भारतीय वफादारी का दावा करने योग्य नहीं था। कौन सा विकल्प सही होगा? दोनों सही है, ठीक है। बात दोनों ही सही लिखी हुई है, एक और दो बात दोनों ही सही लिखी हुई है, दोनों ही बात बिल्कुल सही लिखी हुई है, ठीक है, बिल्कुल। अगले प्रश्न पे 24वां प्रश्न है, उदारवादियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इनका सामाजिक आधार जमींदार और शहरी उच्च मध्यम वर्ग था। उदारवादी ये ब्रिटिश न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। ये भारत की समृद्धि के लिए अंग्रेजों की उपस्थिति अनिवार्य मानते थे। कौन सा कथन सही है? ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है।
लिखा हुआ है कि इनका सामाजिक आधार जमींदार और पिछले प्रश्न में देख लिया, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ये ब्रिटिश न्यायप्रियता में विश्वास करते थे, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। भारत की समृद्धि के लिए अंग्रेजों की उपस्थिति अनिवार्य मानते थे, क्योंकि इनको लगता था ये पढ़े लिखे लोग थे और पढ़ने लिखने आधुनिकता की शुरुआत तो यूरोप से ही होती है। इनको लगता था अगर यूरोप वासी भारत में रहेंगे तो निश्चित रूप से उनके ज्ञान विज्ञान का प्रयोग करके हम बहुत तेजी से डेवलप हो सकते हैं। ये तीनों के तीनों बातें बिल्कुल सही लिखी हुई है। 25 की बात करेंगे। विपिन चंद्र पाल के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? विपिन चंद्र पाल के बारे में, लाल बाल पाल के अंतर्गत विपिन चंद्र पाल के बारे में कौन सा कथन सही है? वे कांग्रेस के नरम दल के सदस्य थे, कांग्रेस के गरम दल के सदस्य थे, स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में रक्षा मंत्री थे, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे। बी विकल्प जो लिखा हुआ है गरम दल के नेता थे, निश्चित रूप से सही लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है। अगले प्रश्न बात करेंगे 26वां। 20वीं सदी के आरंभ में उग्र राष्ट्रवाद के विकास का प्रमुख कारण क्या था? 20वीं सदी के आरंभ में उग्र राष्ट्रवाद का प्रमुख कारण क्या था? शिक्षा और बेरोजगारी में वृद्धि, अंतरराष्ट्रीय प्रभाव, रेलवे का विकास। बी और डी। भारत में रेलवे का जो विकास हो रहा है वह कब हो रहा है? तो भाई यह 1853 से शुरू हो रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 19वीं सदी उत्तरार्ध ना, 19वीं सदी उत्तरार्ध। और 19वीं सदी उत्तरार्ध में उग्र राष्ट्रवाद का विकास नहीं हो रहा है। यह जो तीसरा लिखा हुआ है वह तो गलत लिखा हुआ है। उग्र राष्ट्रवाद का विकास कब हो रहा है? 20वीं सदी के आरंभ में, अर्थात 1905 के बाद। 1905 के बाद। किस वजह से? शिक्षा और बेरोजगारी में वृद्धि हो रही है। आपको बताया था अंतरराष्ट्रीय प्रभाव भी देखने को मिलता है। आयरलैंड का प्रभाव भी, जापान के द्वारा रूस को 1905 में पराजित करना। उग्र राष्ट्रवाद ये किस संदर्भ में बात कर रहा है? क्रांतिकारी के संदर्भ में बात कर रहा है, क्रांतिकारियों के संदर्भ में बात हो रही है। ये जो पहला विकल्प लिखा हुआ है और ये दूसरा विकल्प लिखा हुआ है वही सही है, केवल और केवल 1 और 2। ए विकल्प बिल्कुल सही है। ठीक है, ए विकल्प बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पे 27वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किस राजनेता ने परंपरागत धार्मिक उत्सव का उपयोग राष्ट्रवादी विचारों के प्रचार प्रसार के लिए किया था? किस राजनेता ने परंपरागत धार्मिक उत्सव का उपयोग राष्ट्रवादी विचारों के प्रचार प्रसार के लिए किया था? आपको याद है शिवाजी महोत्सव, आपको याद है गणेश महोत्सव। कौन कर रहा है? तिलक जी के द्वारा यह काम किया जा रहा है। बी विकल्प बिल्कुल आसान सा प्रश्न। अगले प्रश्न बात करेंगे 28वां। बाल गंगाधर तिलक से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। उन्होंने मराठी में केसरी नामक समाचार पत्र निकाला था। महाराष्ट्र में उन्होंने शिवाजी उत्सव आरंभ किया था। 1896-97 में उन्होंने महाराष्ट्र में कर न चुकाने का आंदोलन चलाया था। कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? बात बिल्कुल सही है। तीनों की तीनों बातें ही सही लिखी हुई हैं। मराठी में केसरी, जबकि अंग्रेजी में मराठा। अंग्रेजी में मराठा, मराठा और केसरी। अंग्रेजी में मराठा और मराठी में केसरी, याद रहेगा। महाराष्ट्र में उन्होंने शिवाजी और गणेश उत्सव का आरंभ किया था। 1896 में ही आरंभ हुआ कर न चुकाने का आंदोलन। कर
न चुकाने का आंदोलन, और इसी संदर्भ में लोकमान्य की उपाधि भी तो मिल रही है। क्यों भाई? तीनों के तीनों बातें बिल्कुल सही लिखी हुई हैं। 29वें की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन से उग्रवादी राजनीतिक गतिविधियों से संबंधित थे? बिपिन चंद्र पाल, नौरोजी, लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले। आसान सा प्रश्न है। में लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, कौन सा हो रहा है? 1 और 4 डी होगा ना भाई। ये लोग कौन हैं? ये लोग कौन हैं? ये नरमपंथी लोग हैं, नरमपंथी लोग हैं, ठीक है। जबकि 1 और 4 गरमपंथी हैं। 30वें की बात करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उग्र राष्ट्रवादियों की विचारधारा और कार्य पद्धति के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। उग्र राष्ट्रवादियों अर्थात गरमपंथियों की बात हो रही है। वे अंग्रेजों के कृपापूर्ण मार्गदर्शन और नियंत्रण में भारत की प्रगति चाहते थे। वे जनता की कार्रवाई के द्वारा स्वराज प्राप्त करना चाहते थे। इन लोगों ने भारतीय इतिहास और संस्कृति से प्रेरणा ली। कौन सा कथन सही है? सारी बातें आपकी कॉपी में नोट हैं। पहला गलत लिखा हुआ है, दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अंग्रेजों के कृपापूर्ण मार्गदर्शन में भारत की प्रगति नहीं चाहते थे, स्वदेशी और स्वराज के समर्थक थे। ये स्वदेशी और स्वराज के समर्थक थे। नहीं, ये गलत लिखा हुआ है, दूसरा सही लिखा हुआ है, तीसरा सही लिखा हुआ है। विकल्प होगा सी, 2 और 3। ऐसे ही धीरे धीरे करके 30-30 प्रश्न अगर रोज लगभग हम लोग करते रहे, हफ्ते में कम से कम, रोज संभव नहीं होगा, लेकिन हफ्ते में कम से कम अगर 4 दिन हम लोग ऐसा काम करते चले जाएंगे तो आप सोचें कि आपके ज्ञान में कितना एनरिचमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, कल ऐसे ही फिर अगले कुछ 30 प्रश्नों पे फिर हम लोग दोबारा से मुलाकात करेंगे। उम्मीद करता हूं अच्छे से आपका रिवाइज हो रहा होगा, और कोशिश करिए कि जो भी कुछ आपने पढ़ा हुआ है, आपकी कॉपी में नोट है, इसी बहाने वो कम से कम रिवाइज हो जाए। एक बार बढ़िया सा थंब अप करिए, गुड नाइट किया जाए इस थंब अप के साथ एक दूसरे को।